अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ पारां मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते हिकु दफ़ो ॿीहर जेका आहे उहा इंतिहाई अहम ऐं दिलचस्प जेको आहे माहौल आहे। सुभाणे मुल्क जे सेनेट चेयरमैन जी चूंड थी रही आहे। पाकिस्तान जे अंदरि सेनेट चेयरमैन जी चूंड जेको आहे कुझु अरसे खां वठी ॾाढी इम्पोर्टेंट थी वई आहे। गुज़िरियल भेरे बि सादिक संजरानी साहिब जी जॾहिं चूंड थी हुई 2018 में, उन वक़्तु बि असांखे जेको ज़ाहिरी अंग अखर हुया पंहिंजो सेनेट जे अंदरि ऐं जेके नतीजा आया हुआ उहे काफ़ी दिलचस्प हुआ। उन जे अंदरि जोड़ तोड़ जेका थी ऐं उनखां पोइ वरी हींअर जेको आहे असांखे उहो माहौल नज़र अचे थो पियो। हिन सॼे मामले ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामियार तजनिगार जनाब तलत हुसैन साहब सां। तलत हुसैन साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम फयाज साहब। तलत हुसैन साहब, ये जो जिसको आपने कहा है कि संजरानी जितवाओ कौमी मंसूबा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की रियासत हुकूमत के तमाम वसाइल जो हैं, सियासी वसाइल, वो बरूएकार लाए जा रहे हैं कि संजरानी साहब को एक मरतबा फिर सेनेट का चेयरमैन मुंतखब करवाना है। बावजूद इसके कि संजरानी साहब जो हैं वो इस वक्त मौजूद सेनेट की जो अक्सरियती जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके वो मेंबर भी नहीं हैं। बावजूद इसके कि संजरानी साहब सियासी तजर्बे के एतबार से अगर नौवारत नहीं है तो कम से कम जो बड़े बड़े जय्यद नाम वाले और तजर्बे वाले सियासतदान हैं उनकी निस्बत कम से कम तिफले मकतब जरूर हैं। तो जब एक ऐसे कैंडिडेट के लिए इतनी बड़े पैमाने पर प्लानिंग की जा रही हो तो जाहिर है वो कौमी मंसूबे के जुमरे में ही आता है। तो क्या अहमियत है संजरानी साहब की कि वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि इतने बड़े तजर्बाकार भी नहीं हैं, ना उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है किसी ऐसी जमात के साथ जो इस वक्त कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर बड़ी हैसियत रखती हो, तो फिर क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है संजरानी साहब की कि उसके लिए आपने भी कहा है कि ये एक रियासती मंसूबा है और शेख रशीद ने भी बरबला कह दिया है कि वो रियासती कैंडिडेट हैं, हुकूमत के कैंडिडेट नहीं हैं। जी, उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो तो यही है कि वो किसी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है और बाप जो है वो कोई जमात नहीं है, वो बस बना दी गई है एक जमात और उसके नाम से ही आपको अंदाजा होगा कि किसने बनाई होगी। दूसरी उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। सियासी तौर पर अगर आप देखें तो बलूचिस्तान के अंदर से जो भी तूफान उठता है या जो भी मंसूबा बनता है वो हालिया माजी में आपको सारे मुल्क पर हावी होता हुआ नजर आता है। नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराना हो, नई जमातें बनानी हो, सेनेट के इंतखाबात को पलटाना हो, आपको बलूचिस्तान के अंदर से बड़े बड़े मंसूबे बनते हुए नजर आते हैं। चूंकि संजरानी साहब बलूचिस्तान से हैं तो उनका मुंतखब करवाया जाना जो है वो ऐसे ही है कि जैसे तमाम सेनेट की कुंजी जो है वो फिर बलूचिस्तान को चलाने वालों के हाथ में हो। तीसरी बात यह है कि संजरानी साहब के जरिए आप अपर हाउस को अपने इन्फ्लुएंस में रख सकते हैं। कौमी असम्बली का मुस्तकबिल जो है, अब तो जो मदासरा थे इमरान खान साहब के, उन्होंने भी यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। तो जब जज सपोर्ट करने वाले भाग जाएं, जिन जर्नलों ने उनको बड़ा प्रमोट किया था जनरल राहील शरीफ जैसे, वो उनको घूमकर वापस न पूछें, जब सहाफ़ी जो उनकी मदासराई करते थे वो तनकीद करने लग जाए, तो ज़ाहिर है कौमी असम्बली में बैठी हुकूमत का मुस्तकबिल जो है उस पर सवालिया निशान है। तो अगर कौमी असम्बली के अंदर कोई और हुकूमत बनती है तो कम से कम पार्लियामान का एक हाउस जो है वो तो मुख्तदर हलकों के साथ होना चाहिए। इस वजह से संजरानी साहब जो हैं वो अहम बन गए हैं। बतौर सियासतदान या बतौर शख्सियत उनकी अहमियत कोई ख़ास नहीं है। वो जिस जगह पर, जिस नुक्ते पर, जिस सूबे से उनका ताल्लुक है, जिन हालात में काम कर रहे हैं, उन्होंने उसकी जो है ना अहमियत बहुत बढ़ा दी है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये मार्बल इंडस्ट्री के बड़े टाइकून हैं। कुछ दिनों से हमें मीडिया पे नज़र आ रहा है
कि सिगरेट के टाइकून जो हैं वो पीटीआई में हैं। अभी अब्दुल कादिर साहब आए हैं तो फिर पता चला है कि कंस्ट्रक्शन टाइकून भी इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। उससे पहले शुगर माफिया और शुगर टाइकून जो थे वो भी इसका हिस्सा बने हुए थे। तो क्या ये कोई पूरे पाकिस्तान से टाइकून्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे कहानी ये है कि इस 2018 जैसे सियासी तजर्बे को चलाने के लिए आपको मादी वसाइल की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो खरीदो फरोख्त का काम जो है वो बिला तकल्लुफ और बिला तामुल कर सकें। आपने शुगर माफिया का जिक्र किया, आटे का माफिया भी बीच में डालिए, रियल एस्टेट का माफिया भी बीच में डालिए, जो स्टॉक मार्केट का माफिया है वो भी बीच में डालिए। आप सिंध में मौजूद हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट को जो गवर्न करने वाले हैं उन्होंने पीटीआई को कितने डोनेशंस दिए हैं। मार्बल फैक्ट्री, सिगरेट माफिया, इसके अलावा लोगों को एक्सपोर्ट करने का जो माफिया है, जो एचआर बाहर भिजवाते हैं, वो भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो जाहिर है आपको निज़ाम को चलाने के लिए पैसे दरकार होते हैं। ये जो अब्दुल कादिर साहब आए हैं बलोचिस्तान से, जो हमें बताया गया, इनके इलेक्शन से मुतल्लिक नहीं, अमूमी जो तरीका है उसके अंदर तो बाकायदा फाइनेंसर्स का पूल बनता है। रकूम जो है उनका तयन होता है कि कितनी रकम जो है फाइनेंस करने वाले उस पूल में डालेंगे, और वो करोड़ों की नहीं होती है। बाज़ औक़ात जो है अगर 11 वोट आपको चाहिए तो 10-10 करोड़ आप लगा ले तो 110 करोड़ के करीब वो रकम बनती है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फयाज साहब, निज़ाम को चलाने के लिए आपको पैसे दरकार हैं, तो जाहिर है फिर पैसे वाले इकट्ठे होंगे। लेकिन पैसे वाले इकट्ठे होंगे, निज़ाम चलेगा, उससे हमारे जो जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या जिसको हम सिलेक्टर्स कहा जाता है, हमारे सियासी जो अपना पॉलिटिशियंस उसको नाम देते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट होता है इस सारे चक्कर में? निज़ाम को बस अपने काबू में रखना, ये इंश्योर करना कि जो पॉलिसियां वो बनाते हैं उसको कहीं से चैलेंज ना आए, और ताकत का तवाज़ुन हमेशा अपने साथ रखना। और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो अयूब खान के दौर से चला आ रहा है। जो हाइब्रिड निज़ाम तो इकोनॉमिस्ट ने आज कल के दौर में हमें करार दिया है, तो अयूब खान के दौर में तो हाइब्रिड डेमोक्रेसी तो पहले से मौजूद थी। तो ये तो तारीखी टसल है, उसके जो कहते हैं वो आपको नई नजर आती हैं। अब इसके अंदर मीडिया भी शामिल हो गया है, इसके अंदर सोशल मीडिया शामिल हो गया है, इसके अंदर बड़े पैमाने पर जो इलीट है वो शामिल हो गई है। जनरल परवेज मुशर्रफ के निज़ाम को अगर आप याद करें तो ये जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब इनके ऊपर शुरू में हाथ डाला और फिर उसके बाद हाथ फौरन उठा लिया, ये सारे के सारे उनको फंड करते रहे हैं, ये अयूब को फंड करते रहे हैं, ये जिया को फंड करते रहे हैं। तो फायदा ही फायदा है इसमें, ताकत अपने हाथ में है, उसके बाद एहतसाब कोई नहीं है, ना कोई पूछ प्रतीत है। तो मेरे ख्याल में जिंदगी अच्छी गुजारने का यही तरीका है। लेकिन मुल्क मजबूरी तौर पर आगे क्यों नहीं जा रहा फिर, अगर इतना ही फ़ायदा है? और एक जिस तरह आप कह रहे हैं कि अयूब के वक्त से लेकर एक ही किस्म का जो है वो प्लानिंग करने वाला या उसको चलाने वाला हाथ जो है वो मुल्क के सलामती का ज़िम्मेदार और मुल्क की तरक्की का ज़िम्मेदार बना हुआ है, तो फिर आगे तो चीज़ें हमें जाते हुए नहीं दिख रही। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। यहाँ पर आकर जो हद है मैनिपुलेशन की और सियासी दावपेच की, वो बड़े वाज़े अंदाज से जाहिर हो जाती है। और न जाने, अब मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, ना ही मैं खुद इसको समझ पाया हूँ कि 2-3 गलतियों के बाद तो बच्चे भी सीख जाते हैं। हमने तो इतनी बड़ी बड़ी भयानक गलतियां की हैं, उसके बावजूद हम उन्हीं तजर्बात को दोहराते रहते हैं। ताकत के तवाज़ुन को अपने साथ रखने के बाद अगर पाकिस्तान चीन बन जाता तो बहुत कम लोग इसके ऊपर एतराज कर रहे होते। अगर ताकत के तवाज़ुन को अपने साथ रखते हुए हम मुहातर, जब वो पीक पे था, आजकल की बात मैं नहीं कर रहा, जब वो पीक पे था, उस किस्म का मुल्क बना देते तो
लोग एतराज ना करते। मुल्क खटारा हो गया है इन तजर्बात की वजह से, लेकिन तजर्बात जारी हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये मंतक के बगैर हो रहे हैं तजर्बात। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सोच विचार करके मुल्क को इस नहज पे ले आया है, लेकिन चूंकि एक रिवायत है और जब गलतियां हो जाती हैं तो वो आप एक पहाड़ी से फिसलने लगे तो फिर आपको पता नहीं चलता कि आपने रुकना कब है, कहाँ पर रुकना है। तो अब ये फिसलन वाली सूरत हाल है, हम फिसलते चले जा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम स्टेबल हैं और ठीक हैं। अच्छा, ये जो जनरल हमारे अपना DGISPR साहब हैं, वो 2-3 मरतबा आके वजाहत कर चुके हैं कि हमारी फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको उसमें ना घसीटा जाए। लेकिन कभी इमरान खान साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह देते हैं कि ख्वाजा आसिफ हार रहा था तो वो उसकी मौकरी करके बताते हैं कि वो इस तरह करके उसने जनरल बाजवा को फ़ोन किया और फिर वो जीत गए। या कभी कभार शेख रशीद साहब कहते हैं कि सादिक संजरानी हुकूमत का नहीं, रियासत का उम्मीदवार है। तो रियासत कोई पार्टी तो है नहीं, ना रियासत का कोई अपना कोई सिंबल है, ना रियासत कोई ऐसी चीज़ है। जब रियासत का उम्मीदवार कहा जाता है तो उसका मतलब है पिंडी का उम्मीदवार है। उधर जनरल अपना DGISPR कहते हैं कि उसको न घसीटा जाए, उधर हुकूमत में बैठे हुए वज़रा और वज़ीर आज़म खुद उसको घसीट रहे हैं पॉलिटिक्स में। इसका कोई नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? इसका नोटिस ज़ाहिर लिया जा नहीं सकता। वो अंग्रेजी की इस्तिलाह होती है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, यानी काबिल यकीन। जब आप किसी चीज को रद्द करने के लिए तावील देते हैं तो काबिल यकीन कम से कम होनी चाहिए। अब DGISPR जब कहते हैं कि फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो अगर आप बहुत टेक्निकल अंदाज से देखें तो वाकई पूरी फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप सियासी सियाको सबाक में देखें, जो हकायक जिनकी निशानदही इनके अपने मिनिस्टर साहिबान खुद करते हैं, उनको अगर आप देखें और जो चीजें डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं उनको देखें, तो जाहिर है सियासी सियाको सबाक और सियासी हकायक इसकी नफी करते हैं। तो अल्फाज से हकायक नहीं बदले जाते, डिनाइल आप करते रहें, लेकिन अगर अपोजिशन जमातें ये समझती हैं कि उनके हक में जाने वाले PTI के मेंबरान को उठाकर कंटेनर में बंद कर दिया गया था और मुकामी तौर पर इलेक्शंस को मैनेज करने की जिम्मेदारी जो है वो मुकामी मुख्तलिफ हल्कों की या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान की बनती है, अगर एहतसाब के ऊपर तमाम बातचीत जो है मुख्तलिफ हल्कों के लोग कर रहे हैं, किसने जेल में होना है, किसने जेल से बाहर होना है, किसकी बेल होनी है, किसकी बेल नहीं होनी है, किसने किसके कमरे को रेड करना है, किसने नहीं करना, अगर ये तमाम बातें जो हैं फैसलाबाद के घंटा घर की तरह हों, यानी तमाम सड़कें जो हैं एक ही टावर की तरफ जाती हैं, तो फिर जाहिर है इन डिनाइल्स की और तजदीदों की कोई वक़्त है नहीं। अच्छा तलत हुसैन साहब, अब जो सिनेरियो कल बन जाएगा, कल शाम तक अपनी पूरे खदोखाल के साथ हमारे सामने होगा, और जो आपने डिपिक्ट किया है और बाकी जो हमारे तज्ज़िया निगार अक्सर जो इंडिपेंडेंट हैं उनका ख्याल है कि शायद गिलानी साहब अक्सरियत के बावजूद जीतने नहीं जा रहे, तो उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर तो सूरत हाल उस तरफ जाए जिस तरफ इशारे काफी मिल रहे हैं कि संजरानी साहब जीत जाएं, तो इसके नतायज 4-5 तो बड़े वाज़ेह हैं। पहला तो ये है कि वो तमाम आर्गूमेंट जो इस हुकूमत ने गिलानी साहब के सेनेट के इंतखाब को जीतने के वक्त दिया था, वो धड़ाम से गिर जाएगा। यानी इनका मानना यह था कि हमारे बंदे आपने लिए हैं और उसकी वजह से हमारा बंदा हार गया, डॉक्टर हफीज शेख साहब जो है, लिहाजा आपने 2 नंबरी किया, करप्शन किया, जमीन के व्यापारी और सौदागर हैं आप, ये इल्जामात लगे। तो जब संजरानी साहब अकलियती उम्मीदवार होने के बावजूद अक्सरियत पर हावी हो जाएंगे, तो जाहिर है वो किसी इल्हामी कैफियत से तो लोगों ने वोट नहीं दिया होगा, वो किसी और वजूहात की बुनियाद पर दिया होगा। तो एक तो ये आर्गूमेंट मुकम्मल तौर पर जायल हो जाएगा कि हमारे पास कोई थोड़ा सा हाई मॉरल ग्राउंड है जब हम गिलानी साहब को तनकीद करते हैं। दूसरा, संजरानी साहब के अगर वो जीत जाते हैं तो वाज़ेह हो जाएगा कि शेख रशीद जो कह रहे हैं वो दोबारा से सिक्का बंद अंदाज से साबित हो गया है कि वाकईतन
रियासत एक संजरानी सब पर भारी है, क्योंकि वो रियासत का कैंडिडेट है और रियासत के साथ आपने कहा कोई इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी तो है नहीं, तो जाहिर है इंटेलिजेंस का होगा, वो फौज का होगा, यही रियासत है ना जी, इसके अलावा वो कौन सी रियासत का हवाला देते हैं। तो एक ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि जो हम कहते हैं कि उनकी इंटरफेरेंस नहीं है, तो संजरानी साहब जब जीतेंगे तो जाहिर है वो आर्गुमेंट भी जायल हो जाएगा। तीसरा मेरे ख्याल में इसका इम्पैक्ट पीपल्स पार्टी पर बहुत आएगा। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी की जीत जो है वो पीडीएम की जीत अमूमी तौर पर समझी जाती है, लेकिन असल में वो पीपल्स पार्टी की जीत है और आसिफ अली जरदारी साहब की जीत है। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बहुत सारे अंडे जो हैं वो डाले हैं यूसुफ रजा गिलानी के जरिए सेनेट के ऊपर अपना असर और रसूख हतमी तौर पर कायम करने के लिए। अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं तो उनका वो फाइनल हार जाएंगे, जरदारी साहब फाइनल हार जाएंगे, जिसके ऊपर उन्होंने उम्मीदें लगाएंगी है। उस फाइनल को जीतने के लिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो नए रवाबत बनाए हैं, जो उनका नया नवेला लव अफेयर है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस पर बड़े बुरे असरात मुरतब होंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सख्त अंदाज से बयान दिए थे, उससे कहीं ज्यादा सख्त बयान आपको पीपल्स पार्टी के अंदर से आते हुए सुनाई देंगे। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और आखिरी बात यह है कि ऑपोजिशन के पास फिर रास्ते और कम हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि निजाम के अंदर रह के काम करें, एक दो जो रह गए हैं वो भी अपने आप को बैकफुट पर पाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि देखा, आप निजाम के अंदर रहकर काम करना चाहते थे तो निजाम ने आपके साथ ये किया। तो इसकी काफी इम्प्लीकेशन है। हेड ऑन कोलिजन देख रहे हैं, पीडीएम का लॉन्ग मार्च गिलानी के हारने के बाद वो काफ़ी एग्रेसिवली होगा, और जिस तरह कहा गया है कुछ लोगों की तरफ से, मौलाना ने भी कहा है और दूसरे लोगों ने कि उसका रुख पिंडी की तरफ हो सकता है। तो हालांकि बिलावल साहब ने तो कह दिया कि वो फैज़ाबाद पिंडी और दोनों उसको कवर करता है। तो आपको लगता है कि हेड ऑन कोलिजन की तरफ पीडीएम जा सकती है? देखिए, आप जब लॉन्ग मार्च पर करीब पहुंचेंगे तो आप एक प्रोग्राम कीजिएगा, उसके ऊपर मैं आपको पूरा अपनी तरफ से जो भी मेरी मालूमात और नाक़िस दिया है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो सर मैं ये अर्ज करूं कि पीडीएम ने लॉन्ग मार्च को और धरने को अनाउंस करके सबसे पहले जो विक्टिम बनाया है वो खुद को बनाया है। जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके अंदर ये तय हुआ कि फैजाबाद दरमियाना रास्ता हमें अपनाना चाहिए, उस मीटिंग में बहुत सारी जो है डिसअपॉइंटमेंट्स भी थी, उसके अंदर बहुत सारी बिटरनेस भी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस मीटिंग में कह दिया कि मैंने तो हमारी तरफ से हमने तो रिजाइन नहीं देना और हमने ये हेड ऑन कोलिजन वाला जो है यानी सर नहीं मारना दीवार के साथ, दरमियानी रास्ता अपनाएं। तो पीडीएम ने लॉन्ग मार्च और धरने का अनाउंस करके पहला जो विक्टिम उठाया है वो अपने अंदर का इत्तेहाद है वो कमजोर हुआ है। जो लॉन्ग मार्च की तफसीलात तय होती जाएंगी, आप देखेंगे कि फासले बढ़ते जाएंगे और मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग मार्च के अहदाफ जो है वो हतमी तौर पर मुतय्यन हुए हैं। पिंडी आप चले जाएंगे, पिंडी सदन में बैठ के आप तकारीर करेंगे, लाउड स्पीकर का रुख जो है वो आप जीएसटी की तरफ कर देंगे, एक दिन बैठेंगे तो क्या होगा उससे, तकरीर करके आप वापस चले जाएंगे। वैसे भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, लाउड स्पीकर का रुख पिंडी की तरफ नहीं होता, कैमरों का रुख जो है वो पिंडी की तरफ हो जाता है जब आपकी तस्वीर चाहती है। तो पैगाम पहुंचाना है तो पैगाम तो आप टीवी के जरिए पहुंचा सकते हैं, तो पिंडी में जाके वापस आने से क्या होगा। इसी तरीके से फैजाबाद में जब आप बैठेंगे, देखिए फैजाबाद में दो धरने हुए हैं, एक मुकम्मल तौर पर कामयाब और एक नीम कामयाब, और दोनों तरीके लद्दाख में किए हैं। तो मुकम्मल तौर पर कामयाब है, उसके अंदर एक बाकायदा स्टेशन लेके गए, वहां पर कानून के अंदर जो मुबैना तब्दीली थी प्रोसीजर में वो चेंज करवा के गए और बाकायदा एक दस्तावेज सामने आई। तो दूसरा नीम कामयाब करता था, उसके अंदर की एक दस्तावेज सामने आई, अंडरस्टैंडिंग सामने आई। इसे उस जवाब की तरफ से हुआ, तहरीक लद्दाख की तरफ से, जो निस्बतन बहुत छोटी जमात है। क्या पीडीएम जैसा प्लेटफॉर्म इस किस्म की दस्तावेज लेकर यहाँ से उठेगा, और अगर वो दस्तावेज लेकर नहीं उठेगा तो उठते वक्त उसके पास फेस सेविंग क्या होगी? ये बड़े बड़े सवाल हैं। बड़ी मेहरबानी तलत हुसैन साहब, बड़ी मेहरबानी तलत हुसैन साहब, आपने में जॉइन के नाज़रीन मुल्क सीनियर साफ़ी नाम है तलत हुसैन साहब संग गॾु आहे। सुभाणे सेनेट चेयरमैन जी चूंड थी रही है
हुकूमत वटि 47 जॾहिं त मुख़ालिफ़ धुर वटि 51 मेंबरनि जी जेका आहे उन्हनि जी स्ट्रेंथ आहे। पर ॾिसजे सुभाणे छा थो थिए ऐं उन जे हवाले सां अॼोके प्रोग्राम जो सिलसिलो बि जारी आहे। वठूं था वक़्फ़ो, वापसि प्रोग्राम खां अॻिते वधनि था, असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। अजो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे सियासी मंज़रनामे जो अहम मामिलो। सुभाणे सेनेट चेयरमैन जी चूंड थी रही आहे ऐं हिकु तरफ़ PDM जो मुश्तरका उम्मीदवार आहे यूसुफ रज़ा गिलानी, त ॿिए तरफ़ हुकूमत ऐं रियासत जो शेख रशीद उनखे रियासत जो उम्मीदवार करार ॾिनो आहे मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब। उन हवाले सां गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो मुल्क जे नाम्यारे तजिज़िया नगार ऐं सीनियर सहाफ़ी जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब सां। ज़फ़रुल्लाह खान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, पहले तो हमारी थोड़ी ये कन्फ्यूजन दूर कर दीजिएगा, अगर आप, क्योंकि आपने सेनेट के अंदर रह के काम भी किया है काफ़ी। ये अब 99 मेंबर हैं, क्योंकि इस्हाक डार साहब की मेंबरशिप अभी अपना मुअत्तल है। जी जी। तो क्या ये जो विक्ट्री होगी वो 51 पे होगी या 50 पे होगी? ये जनाब सिटिंग एंड वोटिंग की मेजॉरिटी पे होगी। इसमें कोई वो कदगन नहीं है कि लाजमन आधे से ज्यादा लेने। तो मतलब है अगर ऐवान के अंदर उस वक्त 40 लोग होंगे तो 21 जिसको मिलेंगे वो जीत जाएगा? जी बिल्कुल जीत जाएगा। इस तरह है कि वो जो उस वक्त मौजूद अपना वो होंगे वो जीतेंगे, उनकी मेजॉरिटी की मेजॉरिटी से जीतेंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने इस तरह पहला कन्फ्यूजन दूर कर दिया। अब ये जो मामला है, ये रियासत का उम्मीदवार क्या होता है? DGISPR बार बार कहते हैं कि फौज को उसमें ना घसीटा जाए, वजीर साहबान कहते हैं कि वो रियासत का उम्मीदवार है। ये क्या कन्फ्यूजन फैल रहा है हमारे सियासी मंजरनामे में? इसकी वजाहत तो शायद वही कर सकें। हम तो समझते हैं कि सियासी जमातों के उम्मीदवार होते हैं और सियासी जमातों की गिनती बड़ी वाज़ेह है। 53 बनते हैं PDM के और 47 बनते हैं दूसरी तरफ। लेकिन PDM के, जैसा कि पहले कहा कि एक मौजूद नहीं है, तो ये तो गिनती है वो। अब देखना ये है कि हर दो सफों में रियासत के उम्मीदवार कितने हैं या रियासत के वोटर कितने हैं बकौल शेख रशीद साहब की। तो वरना तो सियासी रियाजी बड़ी वाज़ेह है। लेकिन क्या होगा इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, क्या होगा कि अगर अक्सरियत के बावजूद भी अपना गिलानी साहब नहीं जीतते तो? इम्पैक्ट तो सिवाय इसके कि PDM का जो एक वो नुक्ता नजर है कि हमें ऐवानों में रहकर जिस मुकाबला करना चाहिए वो आर्ग्यूमेंट वीक होगा और फिर सियासत सड़कों की तरफ आ सकेगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अक्सरियत होने के बावजूद हार जाना कोई पहली बार होगा, तो ऐसा नहीं है। 2018 में ऐसा हुआ, 2019 में ऐसा हुआ। ये हमारी सियासत के वो गोशे हैं जिन पे कभी तारीख रोशनी डालेगी। लेकिन इस वक्त जो PDM ने एक लॉन्ग मार्च भी अनाउंस किया हुआ है, आपके ख्याल में ये जो, अगर जिस तरह बताया जा रहा है कि रियासत और मरियम नवाज साहबा ने भी कहा है कि उनके उम्मीदवारों को कॉल्स आ रही हैं मेंबर्स को, तो उस लॉन्ग मार्च को जला मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी अगर इस तरह का अपसेट होता है, या उस पे अपना वो ठंडा पड़ जाएगा उस शिकस्त के असर के तहत? देखिए, कुछ भी ठंडा नहीं पड़ेगा। हर हंगामी सूरत हाल, हर बहरानी सूरत हाल अपोजिशन को हमेशा फायदा देती है और जीत जाए तो वो तो फिर और ही कमाल का फायदा देती है। जैसा कि आपने देखा कि जो इस्लामाबाद की नशिस्त पे सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अपसेट किया, उसके बाद हुकूमत के ऐवानों में खलबली मची और एतमाद के वोट की तरफ बात बढ़ी।
तो अपोजिशन तो हर दो सूरतों में फायदे में है। असल आजमाइश ऐसे मराहिल पे हकूमती इत्तेहादों की या हुकूमत के साथ शामिल सियासी जमातों की होती है। हालांकि इसको इतना बड़ा मौजू नहीं बनाना चाहिए। जब 85 में गैर जमाती सेनेट आई, 88 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई, तो उनका तो वहां एक सेनेटर भी मौजूद नहीं था। तो क्या काम रुकते हैं? दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि एक ऐवान में अपोजिशन बालादस्त होती है, दूसरे में कौमी असम्बली में तो जो बालादस्त होता है वो हुकूमत बनाता है। लेकिन बिलअमूम सेनेट को एक सेकंड सोबर थॉट और हाउस ऑफ फेडरेशन के नाते से, अगर उसमें बरसों मिसालें मौजूद हैं कि अपोजिशन डोमिनेट करती रही है। और संजरानी साहब भी पहली बार तो आसिफ जरदारी साहब की मेहरबानी से तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त पीटीआई और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थे। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि कल अगर अपोजिशन जीतती है, हाँ हुकूमत के लिए हारना एक टेंट होता है और उन्हें सोचना होगा। ये जो आपने बात की कि पीडीएम के अंदर जो लोग आर्ग्यूमेंट जिस पे कह रहे हैं कि सिस्टम के अंदर है कि वो उस मुकाबला किया जाए, अगर गिलानी साहब हार जाते हैं तो फिर सिस्टम के अंदर रह के मुकाबला करने की बात तो पीपल्स पार्टी कर रही है। और लास्ट टाइम जो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के इजलास में कहा था कि पंजाब के अंदर नो कॉन्फ्रेंस मूव लाई जाए, उसको अपना नून लीग और जेयूआई ने, क्योंकि वहाँ पे स्टेक होल्डर नून लीग ज़्यादा है, तो उसने बिल्कुल रद्द कर दिया था। आपके ख्याल में फिर पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव जो अब तक रहा है पीडीएम के अंदर, वो मुकम्मल तौर पर अपना साइडलाइन हो जाएगा? देखिए, नैरेटिव कोई जामिद चीज नहीं होती, हर दिन के अपने हकायक होते हैं। जो सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला किया पीडीएम ने, उसका फायदा यह है कि आज उनकी अच्छी खासी तादाद ऐवान बाला में मौजूद है। सेनेट चेयरमैन मानी नहीं रखता। कल को कभी किसी आईनी तरमीम का मरहला आता है तो अपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत को 2/3 अक्सरियत से महरूम रखेगा। और दूसरा, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत की टर्म 2023 में खत्म हो जाएगी, अगस्त 2023 में, और सेनेट का अगला वस्त मुद्दती इंतखाब मार्च 2024 में होगा। अगर तो हुकूमत पीटीआई की उस वक्त की जीत गई इलेक्शन, तो यकीनन 2024 में उसे मजीद अक्सरियत मिलेगी, वरना इस मौके को जाया करने का नुकसान ये होता अपोजिशन को कि वो जिस अच्छी खासी सीटें जो उन्होंने जीती हैं वो अददी एतबार से 2024 में उससे महरूम होते। दूसरा पहलू ये है कि जो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मशवरा था, वहां पे पै दर पै हुकूमती शिकस्त ने बहुत कुछ एक्सपोज किया। तो हर चीज का, हर हिकमत अमली का एक फायदा होता है, और सियासत में तो कोई चीज हतमी और दायमी नहीं होती। उस मरहले की सच्चाई होती है और उस लम्हे की सच्चाई होती है। उसमें पीडीएम ने पीटीआई को बहुत डेंट भी डाला और हुकूमत अच्छी खासी शेक हुई। अब कल का सियासी मंजरनामा क्या बनता है वो कल के सियासी हकायक बताएंगे, परसों का सियासी मंजरनामा क्या बनता है वो परसों के सियासी हकायक बताएंगे। लॉन्ग मार्च पे क्या इम्पेक्ट होगा इधर वे? अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो लॉन्ग मार्च को क्या उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा? अगर गिलानी साहब हारते हैं तो लॉन्ग मार्च पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च को इसके साथ जोड़ना ज्यादती होगी, क्योंकि वो एक सेपरेट डिसीजन है जो कि पीडीएम ले चुकी है। और वो ऐवान बाला से तो पहले भी इस्तीफे देने की बात नहीं हुई थी, क्योंकि वो हाउस ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता है और वहां पे एक अच्छा महाज बनाने में अपोजिशन कामयाब हुई है अगर उसका इत्तेहाद बरकरार रहता है तो दूसरा जो लॉन्ग मार्च है वो तो कौमी असम्बली के इंतखाबात और आम इंतखाबात, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर है, हुकूमत की कारकर्दगी या उसकी मुबैना सरपरस्ती के हवाले से है।
तो वो एक सेपरेट चीज है जो कि डिपेंड करता है कि पीडीएम रमजान की वजह से, रोजों की वजह से उसे आगे पीछे करती है, मौसम की शिद्दत की वजह से आगे पीछे करती है, लेकिन वो एक उनका सेपरेट फैसला है। लेकिन सियासत पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त भी यूसुफ रजा गिलानी साहब कह रहे हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो न्यूट्रल हैसियत इख्तियार कर चुकी है, जबकि मरियम नवाज साहबा कल भी ट्वीट कर रही हैं और कह रही हैं कि हमारे मेंबरान को कॉल्स आ रही हैं, उनको असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। तो एन मुमकिन है दोनों ही सच कह रहे हो, एन मुमकिन है दोनों ही सच ना कह रहे हो। यूसुफ रजा गिलानी कोई एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ उम्मीदवार के तौर पे सामने नहीं आए, बल्कि वो उनका तो दावा ये था पीपल्स पार्टी का कि हम न्यूट्रलिटी का लिटमस टेस्ट लेंगे, और दूसरी तरफ के भी हकाइक हो सकते हैं। अब ये अपोजिशन क्या, पिछले दिनों ये अफसाने नहीं आए कि हुकूमती एमएनएस को भी कंटेनर पे रहना पड़ा, तो ये हमारी कमजोर सियासत का कल्चर है, और सियासत और जमहूरियत आज पाकिस्तान में एक कमजोर फरीक है। इसमें वक्ती तौर पे किसी की जीत और वक्ती तौर पे किसी की हार इतनी माने नहीं रखेगी जितनी कि वो जद्दोजहद माने रखती है कि हम एक मजबूत और अवाम की राय के ताबे सियासी निज़ाम बना पाएं। तो आपके ख्याल में ये आजकल जो एक्टिविटीज़ हुई हैं पीडीएम के बनने से, उसके बाद जो ज़मीनी इंतखाबात की आप बात कर रहे थे, सेनेट इंतखाबात और आगे जो लॉन्ग मार्च वगैरह हैं, तो हम उस तरफ जा रहे हैं, या अभी तक जो दूसरी एक राय है कि बैकडोर से पीडीएम भी बातें, अगर किसी को कोई चांस मिल गया तो फिर शायद वो उस तरह मामले आगे न बढ़े? नहीं, सियासत में पहली बात तो ये है कि कोई हतमी कार्ड नहीं होता और ना ही वाहिद कार्ड होता है। आपको हिकमत अमली के कई पहलू आजमाना पड़ते हैं और ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सरे दस्त तो यही लगता है कि अपोजिशन सियासी इदारों में भी मुकाबला करेगी और आखिरकार वो अपना एहतजाज भी करेगी। बड़ी मेहरबानी ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, सुभाणे सेनेट चेयरमैन जी चूंड है। पीपल्स पार्टी पीडीएम जो उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनके सेनेट के अंदर 51 वोटन जी जेका है उनजा पीडीएम सां लाॻापियल ऐं उनजे इत्तेहादनि सां लाॻापियल पार्टियुनि जा आहिनि, जॾहिं त हुकूमत जो उम्मीदवार सादिक संजराणी, जंहिंजे हुकूमत ऐं उनजे इत्तेहादनि जा वोट 47 आहिनि। सुभाणे ॾिसजे थो छा थींदो। खुफ़िया राय शुमारी खां पोइ पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के बारे में एक दफ़ो ॿीहर हिकिड़ा ॿिया मामला, ॿिया नवा सवाल शुरू थी वेंदासीं, उन ते गुफ्तगू कंदासीं। पर अॼोके वक़्तु, अॼोके ॾींहं ते प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।